तो फरवरी 2026 ये महीना कैलेंडर का बस एक और पन्ना नहीं था। सच पूछिए तो ये एक आईने की तरह था, जिसमें हमें एक बदलते हुए भारत की झलक दिखी। एक तरफ भविष्य के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, दूसरी तरफ दुनिया में भारत की बुलंद होती आवाज, और साथ ही अपनी जड़ों, अपनी विरासत के साथ एक नया रिश्ता बनाने की कोशिश। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इस एक महीने में असल में हुआ क्या क्या। अच्छा, तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले फरवरी 2026 का एक स्नैपशॉट लेंगे। फिर बात करेंगे कि कल का भारत कैसे बन रहा है, ग्लोबल स्टेज पर भारत की क्या भूमिका है, संस्कृति यानी अतीत और भविष्य के बीच क्या चल रहा है, और आखिर में इन सब से हमें आगे का क्या रास्ता दिखता है। तो सबसे पहले फरवरी 2026 में भारत की एक झलक देखिए। इस महीने में जो भी हुआ, अगर उसे एक साथ जोड़कर देखें तो एक तस्वीर उभरती है, एक ऐसे देश की जो कई अलग अलग मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है और पूरी सक्रियता से अपना भविष्य गढ़ रहा है। और ये महीना ना एक तरह से भारत की महत्वाकांक्षाओं और चुनौतियों का छोटा सा मॉडल था। सोचिए, एक तरफ तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी संस्कृति और इतिहास को लेकर बड़ी नाजुक बहसें चल रही हैं। मतलब नया बनाने और पुराने को समझने की एक दिलचस्प खींचतान। ये कहानी एक ऐसे देश की है जो अपनी जड़ों को समझते हुए आगे बढ़ने का रास्ता तलाश रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कल के भारत के निर्माण से। देखते हैं कि वो कौन सी नींव रखी जा रही है जो आने वाले दशकों में देश की शक्ल तय करेगी। सबसे पहले नजर डालते हैं जम्मू और कश्मीर की चिनाब नदी पर बन रही इस विशाल सावलकोट पनबिजली परियोजना पर। अब ये सिर्फ एक बांध नहीं है जो बिजली बनाएगा, नहीं, ये इस पूरे क्षेत्र में विकास और नए मौकों की एक लहर लाने का वादा भी करता है। और जरा इसका साइज देखिए, 1856 मेगावाट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होने को लेकर कितना ज्यादा गंभीर है। लेकिन बात सिर्फ ऊर्जा की नहीं है, भविष्य के लिए लोगों को तैयार करना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए एयरबस जैसी ग्लोबल कंपनी के साथ मिलकर वडोदरा में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। मकसद एरोस्पेस जैसे हाईटेक सेक्टर के लिए स्किल्ड लोग तैयार करना। यह भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। और देखिए, विकास का मतलब सिर्फ बड़े बड़े बांध और फैक्ट्रियां नहीं होता। विकास तब होता है जब वो आम लोगों तक, समुदायों तक पहुंचता है। जैसे कि मेघालय का ये पहला स्केट पार्क। ये छोटी सी पहल वहां के युवाओं के लिए खेल और क्रिएटिविटी की एक नई दुनिया खोल देती है। भविष्य के लिए ये जो कमिटमेंट है ना, वो पर्यावरण तक भी जाता है। वैज्ञानिकों ने मैंग्रोव क्लैम की कैप्टिव ब्रीडिंग में कामयाबी हासिल की है। अब ये सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इससे न सिर्फ ये प्रजाति बचेगी, बल्कि हमारे समुद्री तटों का जो पूरा इकोसिस्टम है वो भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो एक तरफ देश के अंदर ये सब चल रहा है, पर सवाल ये है कि भारत अपनी इस बढ़ती ताकत को दुनिया के सामने कैसे पेश कर रहा है, ग्लोबल स्टेज पर उसकी भूमिका कैसे बदल रही है। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। देखें, किसी देश का प्रभाव मापने का एक तरीका होता है उसका पासपोर्ट, मतलब उसके नागरिक कितनी आसानी से दुनिया घूम सकते हैं। और इस मामले में भारतीय पासपोर्ट ने एक बड़ी छलांग लगाई है। ये सीधे सीधे दुनिया में भारत के बढ़ते रुतबे को दिखाता है। अब रैंक है 80, जो कि पहले से 10 पायदान बेहतर है। एक साल में 10 रैंक का सुधार कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि दुनिया के साथ भारत का कनेक्शन कितना मजबूत हो रहा है। तो इस रैंक का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है 57 देशों में वीजा फ्री एंट्री। सोचिए, इससे व्यापार, टूरिज्म और लोगों के आपसी मेलजोल के लिए कितने नए दरवाजे खुल जाते हैं। कूटनीति की बात करें तो भारत ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शेर्पा की अहम बैठक की मेजबानी की। जब आप इतने बड़े इवेंट को होस्ट करते हैं और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा को लीड करते हैं, तो ये दिखाता है कि आप दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं। और इस कूटनीतिक ताकत के पीछे एक मजबूत सैन्य शक्ति का होना भी जरूरी है। इसका एक बड़ा उदाहरण हमें विशाखापट्टनम में देखने को मिला, जहां नौसेना की ताकत का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। यहां एक नहीं बल्कि 3 बड़े इवेंट हुए: इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, एक्सरसाइज मिलान और IONS कॉन्क्लेव। ये सिर्फ अपनी समुद्री ताकत दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के दूसरे बड़े देशों को एक संदेश भी था, सहयोग का और साझेदारी को मजबूत करने का। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, संस्कृति। देखिए, जैसे जैसे भारत भविष्य की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो अपने अतीत से भी एक तरह की बातचीत कर रहा है। और ये एक ऐसा एरिया है जहां अक्सर परंपरा
और आधुनिकता के बीच एक तरह का टकराव सा दिखता है। तो एक तरफ तो ये होता है कि हमारी संस्कृति को दुनिया भर में सराहा जा रहा है, जैसे कि थेय्यम की ये शानदार तस्वीर जिसे नेशनल ज्योग्राफिक ने अपने कैलेंडर में जगह दी। ये हमारी कला और परंपराओं का कितना खूबसूरत प्रदर्शन है। पर यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, कोई देश ये कैसे तय करे कि इतिहास के कौन से हिस्सों को बचा कर रखना है और किन्हें नहीं? क्या बचाना है, क्यों बचाना है और किसके लिए? इन सवालों के जवाब ही आज भारत की पहचान बना रहे हैं। और इसी बहस के बीच एक बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने 18 स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों की लिस्ट से हटा दिया। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि समय के साथ इनका राष्ट्रीय महत्व खत्म हो गया है। जाहिर है, इस कदम ने विरासत को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी। और अगर आप इस लिस्ट पर नजर डालें तो इसकी वैरायटी देखिए। हरियाणा के एक कोस मीनार से लेकर राजस्थान के एक पुराने मंदिर तक अलग अलग तरह की जगहें हैं। ये लिस्ट असल में भारत के इतिहास की अलग अलग परतें दिखाती है और साथ ही उस चुनौती को भी कि किन परतों को बचाना है और किन्हें नहीं। तो फरवरी 2026 की इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद हम क्या समझ सकते हैं? ये सब भारत की दिशा के बारे में क्या बताता है? तो हमने देखा कि पर्यावरण को बचाने में तरक्की हुई है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, दुनिया में प्रभाव बढ़ रहा है और साथ ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर एक मंथन भी चल रहा है। ये एक ऐसे देश की कहानी है जो कई दिशाओं में एक साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अंत में सवाल यही रह जाता है, जैसे जैसे भारत की रफ्तार तेज हो रही है, वो आधुनिकता की इस दौड़ और अपनी अनमोल विरासत को बचाने के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? शायद आने वाले समय में देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा मौका भी इसी संतुलन को साधने में छुपा है और भविष्य का रास्ता इसी बात पर निर्भर करेगा।